खेती बाड़ी से जुड़ी हर बात हमारे साथ। जी हाँ किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा। राज्य के मवेशियों को पौष्टिक और संतुलित आहार मिले, इस उद्देश्य को लेकर गव्य विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार की बिक्री की जा रही है। पशुपालक अपने निकटतम डेयरी पशु विकास केंद्र के केंद्र प्रभारी के पास अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का निबंधन कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। एक पशुपालक किसान चाहता है कि वो कृषि कार्य के साथ साथ दुधारू मवेशी पालन करके भी 2 पैसे अर्जित कर ले, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सके। किसी भी दुधारू पशु का बेहतर दूध उत्पादन उसे मिलने वाले पौष्टिक और संतुलित आहार पर ही निर्भर करता है। सरकार की भी यही कोशिश है कि दुधारू पशुओं को पर्याप्त मात्रा में संतुलित और पौष्टिक आहार मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर गव्य विकास निदेशालय की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पशुओं को अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार दी जा रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के बाद बताया कि खेतों में पोटास का इस्तेमाल करने से उत्पादन और उत्पादकता में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। परीक्षण के बाद अन्य उर्वरकों की तुलना में पोटास के प्रयोग से फसल के उत्पादन में 11.5 से 21% की वृद्धि पाई गई है। अध्ययन के लिए पिठौरिया में खेती की गई। बंदा गोभी की खेती के लिए 4 किसानों का चयन किया गया। बुआई से पहले किसानों के खेतों की मिट्टी जांची गई, जिसका पीएच मान 4.85 से लेकर 6.71 तक पाया गया। बंदा गोभी के उत्पादन में स्थानीय किसानों द्वारा उर्वरकों में सामान्यतः 60 किलो नेत्रजन, 40 किलो स्फूर तथा 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से दिया गया। परीक्षण वाले खेत में 100 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर और 60 किलो पोटास डाला गया। परीक्षण के बाद पाया गया कि पोटास के प्रयोग से बंदा गोभी के उत्पादन में 11.68 से लेकर 21.54% तक वृद्धि हुई है। मिर्च फसल में मिर्च थ्रिप्स कीट के शिशु और वयस्क दोनों पौधों के कोमल हिस्सों से रस चूसते हैं, जिससे पत्ते सिकुड़ जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 EC2 मिलीलीटर प्रति लीटर या कार्बरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना ले और फसलों पर छिड़काव करें। झारखंड सहित पूरे देश में सभी फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े आज खेती के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इन कीड़ों से निपटने के लिए कीट प्रबंधन के रूप में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना जरूरी होता है। मिर्चा के फसल में अगर मिर्च थ्रिप्स नामक कीट लग जाए तो उसके रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में 2 मिलीलीटर इंडोसल्फान 35 EC या प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बेरिल 50 WP मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर उसका छिड़काव करें। कुल्थी एक दलहनी फसल है और झारखंड में इससे बहुत अच्छी उपज पाने की संभावना भी है। बिरसा कुल्थी 1 कुल्थी का एक ऐसा उन्नत प्रभेद है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा झारखंड की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। ये कम समय में तैयार होने वाला प्रभेद है और प्रति हेक्टेयर 12 क्विंटल उपज देने की क्षमता भी रखता है। कुछ फसलों के उन्नत किस्मों का विकास क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि उन्नत बीजों को मौसम और मिट्टी की अनुकूलता मिले और पैदावार में वृद्धि हो। बिरसा कुल्थी 1 कुल्थी का एक ऐसा उन्नत प्रभेद है जो झारखंड की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल है। बिरसा कुल्थी 1 जो है 95 दिन में पकती है और उसके बाद में इसकी उपज जो है 12 क्विंटल के लगभग मिलता है। ठीक है, अभी जो है खेत में जो है आपका लगा हुआ है, अभी जो है अगर आप खेत में जो कुल्थी लगा हुआ है, कुल्थी का बढ़वार ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज अगर बढ़वार नहीं ठीक है तो आप 2% यूरिया का देकर फसल को अच्छा कर सकते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में पशुपालकों ने बकरी पालन से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी ली। इस प्रशिक्षण में जिला जमशेदपुर के विभिन्न गांवों से आए प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण को लेकर हम चाहते हैं जो चीज़ हम देखें वो चीज़ जरूर हम अपना गांव घर में हम किसान भाइयों को जरूर बताएंगे किस तरह क्या करने से क्या फ़ायदा होता है। देखने से कुछ नहीं होता है, उसके पीछे आपको लगना ज़रूरी है।
उसके पीछे को काम करना है। कोई भी चीज़ होता है उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक पद्धति अभी जैसे चल रहा है। वैज्ञानिक पद्धति में जितना चाष हुआ है, खेती हुआ है, अगर ऐसे अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग भी कर पाएंगे। एक किसान का सबसे सुकूनदेह समय वो होता है जब वो अपने खेतों से मनचाहा उपज पाता है। यही उपज उसकी मेहनत का फल और सुखद भविष्य का आधार होता है। यही आधार तैयार करने में लगे हैं सुकरा उरांव। सब्जी फसलों के शौकीन सुकरा उरांव अभी आलू की खेती में जी जान से लगे हुए हैं। वैसे तो सुकरा उरांव रबी और खरीफ मौसम में अनाज का भी उत्पादन करते हैं, लेकिन जाने अनजाने ये अनाज से ज़्यादा सब्जी की खेती कर लेते हैं। ये हर साल आलू के फसल से बहुत अच्छी उपज प्राप्त करते हैं। इन्होंने अपने खेतों के बहुत बड़े हिस्से में अभी आलू का फसल ही लगा रखा है। चलिए इन्हीं से सुनते हैं इनकी सफल खेती की कहानी। हम इंटर तक पढ़ाई किए हैं और अभी फ़िलहाल में खेती बाड़ी बहुत दिन से कर रहे हैं और खेती से हम बहुत संतुष्ट हैं। मेरा परिवार है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। उनको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं अच्छा से, फिर ट्यूशन भी कराते हैं। और अपना परिवार है 15-20 परिवार, उसको हम अकेले मेंटेनेंस करके भरण पोषण कर रहे हैं अच्छी तरीक़ा से। जब आप बड़ी संख्या में गौपालन कर रहे हैं तो सब गायों से दूध निकालने में काफ़ी मेहनत लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। मिल्की मशीन एक ऐसा उपकरण है जो बहुत आसानी से 3.5 मिनट में लगभग 9 लीटर दूध निकालने की क्षमता रखता है। आज के तेज रफ्तार वाले ज़माने की मांग है कम समय में ज़्यादा परिणाम। इंसान अपनी आर्थिक प्रगति के लिए बहुधंधी होता जा रहा है, यानी आदमी एक काम अनेक। कई किसान सिर्फ खेती ही नहीं करते, बड़ी संख्या में दुधारू गौ पालन का काम भी करते हैं। ऐसे पशुपालक किसान अपनी गायों से दूध निकालने के समय में बचत करना चाहते हैं, तो गाय से दूध निकालने वाला यंत्र यानी मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करें। मिल्किंग मशीन की कार्यक्षमता प्रति मिनट 3 लीटर दूध है, यानी ये 3 मिनट में ही 9 लीटर दूध दूहने की क्षमता रखता है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1850 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 1950 रुपये से 2150 रुपये, चावल उत्तम 2200 रुपये से 2500 रुपये, गेहूँ 1350 रुपये से 1450 रुपये, चना 4850 रुपये से 5200 रुपये, दाल अरहर 5150 रुपये से 7050 रुपये, दाल मसूर 4100 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5900 रुपये से 6300 रुपये, सरसों तेल 10100 रुपये से 10250 रुपये, चीनी 3750 रुपये से 3850 रुपये, आलू 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये और प्याज 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में मास्टर जी हमने बहुत कुछ जानकारियां दे दी हैं अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल, उपकरणों के बारे, नीतियों के बारे, मंडी भाव के बारे में, मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारी। लेकिन अभी और बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले क्या लेना है? बिल्कुल, एक छोटा सा विराम लेना है। किसान भाइयों, आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मास्टर जी, आज तो नवरात्र स्थापना है, तो इसकी भी बधाई दे देते हैं किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी को मेरी ओर से और अल्पना जी की ओर से नवरात्र की ढेर माता की कृपा हम सभी पे बनी रहे। और साथ में सुनाते हैं आपको कुछ उपयोगी बातें। आज कुछ बैंगन के बारे में बताने वाले थे ना? बिल्कुल। किसान भाइयों, बड़े पैमाने पर बैंगन की खेती हमारे यहाँ होती है। क्यों अल्पना जी? जी बिल्कुल, और बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। आप भी मजे लेते हैं, हम भी मजे लेते हैं। और साथ ही साथ इससे आमदनी भी अच्छी होती है। तो क्या जानकारी दे रही हैं अल्पना जी? जी, आज हम जानकारी दे रहे हैं कि बैंगन की फसल में कीटनाशकों से कैसे उसका बचाव किया जाए, क्या उपाय किए जाएं, और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताइए कि बैगन जो अभी के समय में लगाया हुआ है, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? किसान भाइयों, जो किसान भाई अभी बैगन के फसल लगाए हुए हैं, तो उसमें 2-3 बात को विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अब बारिश का मौसम समाप्त हो रहा है, बरसात कम हो रहा है, तो एक तो है कि पौधे में नमी की व्यवस्था रखेंगे, नमी बना करके रखेंगे। दूसरा है कि जो है अगर खाद एवं उर्वरक का, जैसे कि बारिश के समय में होता क्या है ना कि जब आप खाद तो दे देते हैं, लेकिन तेज़ बारिश के चलते जो है मिट्टी का बहाव हो जाने के चलते वो जो है खाद जो है पौधे को कम मिल पाता है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो है अभी से फिर पुनः जो है अगर पौधे की बढ़वार सही नहीं है तो किसान भाई 750 ग्राम DAP प्रति डिसमिल और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति डिसमिल के दर से एक बार पुनः जो है जो बेसल डोज में डालते हैं उसका प्रयोग करें। उसके साथ साथ 1 kg यूरिया जो है, यूरिया को 1 kg यूरिया को 3 बराबर भागों में बांट करके 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो है यूरिया का प्रयोग करें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, विशेष करके यूरिया का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया के प्रयोग में अगर आप 1 किलो यूरिया में 20 ग्राम नीम का तेल मिला करके
और रात भर अगर यूरिया को छोड़ देते हैं और इस यूरिया को आप दूसरे दिन मतलब पौधे के आसपास, जड़ के आसपास या लाइन में, कतार में जो है थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई करने के बाद उसमें डाल करके मिट्टी ढक देने से उसका जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का लाभ जो है पौधा को मिलता है। उसके अलावा किसान भाई जैसे कि बैगन में जो है कीट एवं रोग, जो आपका फसल लगा हुआ है और बरसात के समय में आप लगाए हैं तो इस समय जो है कीट एवं रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। कीट में 2-3 कीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है कि फल छेदक, तना छेदक एवं फल छेदक। दूसरा कीट कभी कभी माइट, लाल मकड़ी आता है। तीसरा कीट है कि थ्रिप्स है। और चौथा कीट जो है सबसे ज़्यादा तंग करता है तो लीफ हॉपर बोलते हैं। और बीमारी जो है, बीमारी में अभी आपको फोमोप्सिस ब्लाइट करके जो है, जो फल सड़ने का बीमारी आता है वह सबसे ज़्यादा आता है। इसके लिए किसान भाई आपका जो है मतलब जो लक्षण है, जैसे कि तना एवं फल छेदक को तो सभी किसान भाई पहचानते होंगे कि उनका क्या लक्षण है। जैसे कि डंठल में घुस जाता है, उसके बाद तना फल में भी वो कीड़ा आ जाता है। लेकिन जो लीफ हॉपर है, जैसे लीफ हॉपर है तो लीफ हॉपर का पहचान है कि पत्ती के किनारे किनारे जो है पीला पीला पत्ती हो जाएगा और पत्ती दो मतलब किनारे से सूखने लगेगा, तो उसका पहचान है कि लीफ हॉपर है। अगर आपका पत्ती में, जैसे कि आप पत्ती को पलट करके देखते हैं, धूप में रखते हैं तो सिल्वर कलर का, चांदी जैसा अगर चमके तो उसका पहचान है कि उसमें थ्रिप्स कीट्स है। और पत्ती का जब रंग मटमैला हो, हरा से मटमैला कलर में होने लगे, हरापन ख़त्म होने लगे, तो पत्ती के नीचे देखेंगे लाल रंग के छोटे छोटे कीट जो है वो माइट कीट होता है। तो वो अगर उस तरह का आपको लक्षण पता चल जाए तो फिर आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। रहा बीमारी की बात, तो फल सड़ने वाली जो बीमारी है, फल सड़ने वाली बीमारी में फल जो है सड़ जाता है तो उसे जो है फोमोप्सिस ब्लाइट बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आने वाले मौसम में बैगन की खेती किस प्रकार करें कि किसानों को ज़्यादा लाभ हो? किसान भाइयों, हम लोग का झारखंड का मिट्टी जो है अम्लीय है और यहाँ मुरझा रोग जो है, बैक्टीरियल विल्ट जो है बैगन में बहुत ज़्यादा आता है। आप अगर किस्म का सही से चुनाव अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या नुकसान होगा कि जब फल फूल आएगा तो पौधे में जो है मुरझाने लगेगा और पौधा जो है एक बार एक मर जाएगा। तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसका जो है नियंत्रण मतलब कोई रासायनिक नियंत्रण नहीं है। उसका नियंत्रण है कि आप रोगरोधी किस्म लगावें। तो रोगरोधी किस्म जैसे कि जिसमें मुरझा रोग नहीं लगता हो, 100 में 80 पौधा जिंदा रहता हो, उस तरह का किस्म का अगर चुनाव करेंगे तो वह जो है मरने की शिकायत ना होगा। जैसे कि हम लोग का अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा जो है बैगन की किस्म जो विकसित की गई है उसमें स्वर्ण श्यामली जो गोल हरे रंग के कांटे वाली है, इसमें मुरझा रोग रोगरोधी किस्म है। उसके अलावा स्वर्ण प्रतिभा है, स्वर्ण प्रतिभा में भी जो है मुरझा रोग नहीं लगता है। उसके अलावा शंकर किस्म जो है स्वर्ण शक्ति है, इसमें लंबे और मोटे का फल बैगनी रंग का होता है, इसमें मुरझा रोग का नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे किसान भाई कि जो आने वाले समय में बैगन लगाना चाहते हैं तो बैगन का अभी जो है अब बीज बुआई नहीं करें। बैगन का अगर आपको अगला फसल लेना है तो दिसंबर के आसपास में बीज बुआई करें। पौधशाला वैसे जगह पर चुनाव करें जहाँ पर कि रात में गर्मी बना लें, प्लास्टिक से ढक लें जिससे कि आपका बीज का अंकुरन हो जाए। और जब दिसंबर में आपका अंकुरन हो जाएगा तो 15 जनवरी के आसपास में आप जब बैगन का पौध का रोपाई करेंगे तो गर्मी के दिनों में जो है आगात आपको बैगन का फसल निकलेगा और वह उपयुक्त समय रहेगा आपको बैगन के खेती के लिए भी और आपको मुनाफा भी ज़्यादा उसमें मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये जो हमारे पीछे बांस में पीले कलर का कुछ अटका हुआ है वो किस लिए लगाया जाता है बैगन की खेत में? किसान भाइयों, जैसे है क्या कि खाली आप रासायनिक दवा का अगर प्रयोग करेंगे तो उससे हो क्या रहा है कि कीट लोग भी जैसे कि रासायनिक दवा के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं। आप एक ही तरह के दवाई बार बार डाल रहे हैं तो उससे जो है जो कीट बच जाते हैं तो उसको अब फिर आपको मारना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जो है कुछ जैविक तरीका है, कुछ समेकित कीट प्रबंधन जो बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो है पीले रंग का आप बोर्ड देख रहे हैं, ये पीले रंग का बोर्ड में जो है थ्रिप्स जो हम बोले कि मतलब नहीं, व्हाइट फ्लाई जो है, व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी जो होता है बैगन के पत्ती के नीचे आता है, उसका जो है मतलब मक्खी जो है वयस्क मक्खी को जो है अट्रैक्ट करता है। पीला रंग जो है उसको अट्रैक्ट करता है और उस बोर्ड में जो है ग्रीस लगा हुआ है, जब वहाँ पर जाएगा तो वह चिपक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका उसका जो है
जनसंख्या की कमी हो जाएगी। दूसरा जो है आपको एक लीफ माइनर आता है, पत्ती सुरंग कीट, जिसमें कि पत्ती में जो है सफ़ेद सफ़ेद धारी बना लेता है, तो उसका भी जो वयस्क मक्खी है वह फंस जाता है। उसके अलावा किसान भाई आप देख रहे होंगे कि हमारे खेत में जो है प्लास्टिक का एक सफ़ेद रंग का फंदा लटका हुआ है, उसको बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। और फेरोमोन ट्रैप जो है मतलब बैगन के जो तना छेदक एवं फल छेदक कीट हैं उसके नियंत्रण के लिए है कि जो मतलब बैगन के तना छेदक कीट हैं वह वयस्क कीट जो है उसमें मतलब उसमें एक दवा डाला हुआ रहता है, जो उसके मादा के शरीर से जो महक आता है वही महक उसमें लियोर्स के रूप में डाला हुआ है। जब नर तितली आता है कि यहाँ पर हमारा मादा है तो प्रजनन के लिए जाता है और वहाँ पर जो है फंस जाता है। तो उससे होगा क्या कि आपका जो है वयस्क कीट का जो है जनसंख्या कमेगा, तो आपको कम दवाई में आपको मतलब फायदा होगा। सुबह के साथ ही शुरू होता है जीवन का कारोबार। पशुधन है मानव के लिए जीवन का आधार। संपूर्ण पौष्टिकता का गुण लिए दूध सदियों से मानव आहार का हिस्सा रहा है। सरकार पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए पशुधन की गणना करा रही है। पशु गणना कर्मचारी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके घर आएंगे। अपने पशुधन की सही जानकारी देते हुए गणना कर्मचारी से सहयोग करें। पशु गणना का प्रयास, पशुपालकों का विकास। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। तो बैंगन के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली हमने। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मुलाकात का समय आ गया, क्यों? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। किसान भाइयों, जब हम और अल्पना जी होते हैं तो निश्चित रूप से हर मंगलवार को आपको किसी न किसी सफल किसान से मिलाते हैं। आज भी बारी है एक सफल किसान से आपको मिलवाने की, और वो सफल किसान हैं सुखराव उरांव जी। तो आइए उनके सफलता के गुर को जानते हैं और अपनाते हैं अपने कृषि कार्य में। सुखराव उरांव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सुखराव उरांव जी, आप हमारे किसान भाइयों को अपने बारे में बतलाइए। हम अभी आलू का खेती करते हैं, शिमला मिर्च करते हैं और गोभी मटर बहुत अच्छा से कर रहे हैं और बहुत आगे तक अभी बढ़े हैं। फूल का भी खेती करते हैं हमने और बहुत आगे अभी बढ़ चुके हैं। चलिए, तो सुखराव उरांव जी ने तमाम चीज़ों की खेती आप कर रहे हैं। आलू की खेती भी कर रहे हैं, अभी आलू का मौसम भी है। फूल की भी खेती करते हैं, धान की भी खेती करते हैं, सब्जी की भी खेती करते हैं। सुखराव उरांव जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके पास कितना खेत है और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे पास अभी 19 एकड़ ज़मीन है और परिवार में कम से कम 20 आदमी है, लेकिन मैं खेत का मैनेज अकेले करता हूँ। चलिए, यानी पूरी खेती की देखभाल आप स्वयं करते हैं। इसके साथ आपका परिवार खेती में सहयोग करते हैं? 1-2 परिवार करते हैं, बाकी अकेले मैं लेबर लगा के करता हूँ। तो 19 एकड़ ज़मीन कम नहीं होता है? हाँ, बहुत अधिक है। लेकिन एक आदमी के जिम्मे अगर 19 एकड़ की खेती करना, ये नहीं लगता है कि भाई इतनी बड़ी खेती को कैसे आप करते हैं? ये आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, हम सुबह ही खेत उठते हैं और काम में लग जाते हैं, एकदम सुबह भोरे में उठ के। और 1-2 लेबर को भी मैंने परमानेंट रख लिया है, वो लोग भी भोरे आ जाते हैं और भोरे हम खेत चल जाते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। और बहुत दौड़ धूप करके मैंने मैनेज करके रखा हुआ। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हमारा पढ़ाई लिखाई इंटर तक है। आपने इंटर करने के बाद आप साथ में आप कह रहे हैं कि आप 20 साल से खेती कर रहे हैं? नहीं, तो मैंने बचपने से कर रहे हैं, मेरा पिताजी हाँ जी ना उसी समय से कर रहे हैं। जी, तो आप खेती भी करते थे, पढ़ाई लिखाई भी करते थे और आपने इंटर तक पढ़ाई भी की। उसके बाद आप पूरी तरह से खेती से जुड़ गए। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई ये खेती में क्या रखा है, चलो कुछ और करते हैं, नौकरी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए था? कभी आपने ऐसा नहीं सोचा? खेती करते साथ में मैं नौकरी का भी प्रयास किया, लेकिन कहीं पर वैसा नहीं लगा, तो फिर बाद में मैंने खेती से जुड़ गया।
जब आज आप खेती से जुड़ गए हैं तो आज आपको कैसा लग रहा है? कभी मन में ये सालता है कि भाई हमको सरकारी नौकरी में होना चाहिए था, या आज आप खेती से बहुत खुशहाल हैं? हम खेती से अभी बहुत खुशहाल हैं। खेती में जितना करते हैं उतना हमको मिलता है, नौकरी में तो एक लिमिट मिलेगा जी। हमको इसमें जितना कर सकते हैं उतना हमको प्रॉफिट होता है। चलिए, तो आप अभी आलू की खेती लगा करके रखे हैं, तो ये जो आलू की खेती पीछे लहलहा रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो किस तरह से आप इसकी खेती करते हैं? कौन से प्रभेद लगाते हैं? किस तरह से कीटनाशकों का व्यवहार करते हैं? किस तरह से सिंचाई करते हैं? ये तमाम बातें आप हमारे किसान भाइयों को भी बताइए, ताकि वो भी इतनी अच्छी तरीके से आलू की खेती कर सकें। हम अभी तो ज्योतिष का लगाए हैं आलू, और इसमें सिंचाई मेरा कुआं है, नरेगा से मिला हुआ है, और वहाँ पंप सेट से सिंचाई करते हैं। दवा बीच बीच में हम देते हैं। जो आलू की खेत की जो तैयारी होती है, उसके पहले मिट्टी में कुछ खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह आप डालते हैं? हाँ, गोबर दिए हैं, उसके बाद DAP दिए हैं, बायोजाइम दिए हैं, और केचुआ खाद कुछ मिला के दिए हैं। और इसके अलावा ये आलू की जो खेती है, इसके अलावा और अभी आप क्या लगा के रखे हैं अपने खेत में? अभी मटर लगाए हैं 25 kg। अच्छा। उसके बाद में गोभी अभी एक तो मतलब कितना बोले, करीब 50 डिसमिल में गोभी लगा हुआ है, अभी फिलहाल में लगाए हैं। जब इतना फसल का उत्पादन हो जाता है तो आप इसका जो बाजार कैसे करते हैं आप? बाजार में यहाँ से काट लेता हूँ तैयार करके, फिर यहाँ सामने नगरी बाजार है, उसमें टेम्पू अपना बुला के टेम्पू में लोड करके ले जाते हैं, फिर बाजार में बेच देते हैं। तो इतनी बड़ी पैदावार को आप लोकल बाजार में बेचते हैं? हाँ, लोकल बाजार में बेच रहे हैं अभी। लोकल बाजार से आपको कितना मुनाफा हो जाता है सालाना? अगर हम बात करें आलू की खेती से, तो आलू की खेती से कितना लगभग आपको मुनाफा हो जाता है? आलू का खेती से 40-50 हज़ार रुपया मुनाफा हो जाता है। तो मुलाकात भी हो गई, बहुत सारी बातें भी हो गई, अब कुछ मौसम का मिजाज बिल्कुल जान लेते हैं। किसान भाइयों, हर बार की तरह आज भी हम मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त मौसम की जानकारी पर डालते हैं एक नज़र। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा, कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। राजमा की बुआई के लिए उचित समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। राजमा की खेती अच्छी सिंचाई की सुविधा में ही करनी चाहिए। राजमा का उन्नत प्रभेद TDR 14 है। पौधों से पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए, तो मास्टर जी बहुत सारी जानकारियां हो गई, अब मेरा कुछ गाने का मन कर रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप गाना मत गाइए क्योंकि किसान नहीं, वो सुनाना जरूरी है। अच्छा। चिट्ठी आएगी, क्योंकि किसान भाइयों आपके चिट्ठी के इंतजार में हम लोग यूं ही गाना गाते रहते हैं और हमेशा आपके सुझावों की जरूरत पड़ती रहती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, कोई सुझाव है, कोई जानकारी है, कोई राय है, कोई टिप्पणी है, तो आप अवश्य लिख कर भेजें हमारे इस पते पर। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो आज के लिए बहुत सारी जानकारियां हो गई मास्टर जी, अब चलने का समय आ गया है, तो विदा ले लें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।